बॉलीवुड के चादर तले ऐसे कई किस्से सिमटे हुए हैं जहां सिर्फ सवाल ही सवाल है, लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। फिर चाहे वो परवीन बाबी का केस हो या फिर श्रीदेवी का। और श्रीदेवी के जैसे दिखने वाली ही एक एक्ट्रेस कभी बॉलीवुड में आई थी, जिसने अपने सिर्फ 3 साल के करियर में इतने हिट फिल्म दिए कि उस समय बाकी तमाम जो बड़े बड़े एक्ट्रेस थी वो ये सोचने लगी कि अगर ये यूं ही चलती रहेगी तो हमारा आगे क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि वो एक्ट्रेस सभी को छोड़कर आगे निकलती, एक खबर आती है कि वो दुनिया छोड़कर ही चली गई है। और यहीं से एक बार फिर से बॉलीवुड की दुनिया में सवालों की गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई और इसमें एक नामी राइटर प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला फंसते चले गए। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर मैं आपको कनेक्ट करूंगा दिव्या भारती के मौत के कहानी से। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ये एक नॉर्मल मौत थी या कोई हादसा या फिर ये सब किसी की सोची समझी साजिश थी। तो आइए शुरू करते हैं। बात आज से तकरीबन 30 साल पहले की है, जब दिव्या भारती ने अपने कामयाब जिंदगी का सबूत अपने घर वालों को दिया था, एक 4 BHK फ्लैट की चाबी उनके हाथ में रखकर। वो उस दिन काफ़ी खुश थी और घर वालों के साथ अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन शायद ये बात उन्हें भी नहीं पता था कि ये खुशी का लम्हा उनकी ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगा। खैर, अब इससे पहले कि मैं आपको सीधे दिव्या भारती के मौत के गुत्थी पर ले जाऊँ और उसके बारे में बताऊँ, आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि जिस एक्ट्रेस के जो 7 समुंदर पार में तेरे वाला गाने पे लोग आज भी थिरकते हैं, आखिर उस एक्ट्रेस की शुरुआती ज़िंदगी कैसी थी। तो जो दिव्या भारती थी, उनका जन्म सपनों के नगरी मुंबई में ही हुआ था। वो बचपन से ही काफ़ी खूबसूरत थी, किसी डॉल के तरह दिखती थी। जब कभी भी वो अपने माँ के साथ होती थी तो अक्सर लोग ये पूछ दिया करते थे कि आपने ये डॉल कहाँ से लिया है, जिस पर उसकी माँ मुस्कुरा कर कहती, अरे ये कोई डॉल नहीं, मेरी बेटी दिव्या है। और वो दिव्या जो थी, उनका बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें एक फ़िल्म का ऑफ़र आया और वो इस बात से काफ़ी खुश हो गई कि अब तो उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करना पड़ेगा, वो फिल्म की दुनिया में जाने वाली है। और एक बार फिल्म करना शुरू कर दिया तो फिर पढ़ाई का क्या काम। लेकिन उनके पिता जो होते हैं वो कम उम्र का बहाना देते हुए डायरेक्टर की इस प्रपोजल को मना कर देते हैं। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्हें तुरंत 2 फिल्मों में कास्ट किया गया, लेकिन वहाँ भी एंड मोमेंट पर उन्हें बाहर कर दिया गया। पर दिव्या भारती जो थी इन सभी चीज़ों से डरी नहीं और ना ही तो रुकी। उन्होंने बाद में एक तेलुगु फिल्म की बोबली राजा, जिसमें उन्होंने दग्गुबती वेंकटेश के साथ बतौर एक्ट्रेस उसमें डेब्यू किया था। और फिल्म में उनकी अदाकारी ऐसी थी कि वो सभी के दिलों पर छा गई और काफ़ी हिट हुई, जिसके बाद से उनके आसपास तो एक तरह से समझिए फिल्मों की लाइन लगनी शुरू हो गई। और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि उसका अंदाज़ा आप बस इस बात से लगाइए कि बॉलीवुड में उन्होंने 13 फिल्में की, जिसमें से 12 या तो हिट है या तो सुपर हिट है। और उनके उस गाना को तो भुलाया ही नहीं जा सकता, 7 समुंदर पार में तेरे, क्योंकि ये गाना ना जाने ही कितने ही फिल्मों में रीमेक होकर आता ही रहता है। और इन्हीं सभी चीज़ों के दौरान फिल्म सेट पर एक बार उनकी मुलाकात होती है साजिद नाडियावाला से, और देखते ही उन दोनों को ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। यानी कि एक बार में ही एक दूसरे को देखकर वो प्यार में पड़ जाते हैं। कहते तो ये भी है कि फिल्म के सेट पर उन दिनों उनकी मुलाकात जो है आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस गोविंदा ने कर पाया था, और फिर उन दोनों का प्यार ऐसे परवान चढ़ा कि दोनों ने आगे चलकर अपने रिश्ते को नाम भी दे दिया। साजिद नाडियावाला यूँ तो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने दिव्या भारती से भी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादी किया और फिर दिव्या का नाम बदलकर सना रख दिया। हालांकि शादी के बाद भी उन्होंने अपने इस पूरे शादी को पब्लिक नहीं किया था, जिसके पीछे की वजह वो ये बताते थे कि अगर ये बात पब्लिक हो जाता कि दिव्या भारती शादीशुदा है तो उसके करियर पर असर पड़ता है। उन दिनों ऐसा ही चलन था कि एक बार किसी एक्ट्रेस की शादी हो जाती तो उनकी ज़्यादा पूछताछ होती नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखा गया। हालांकि इस शादी में सिर्फ एक यही दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये भी थी और कई सवाल उठे कि शादी के बाद भी जो दिव्या भारती है वो साजिद नाडियावाला के घर में क्यों नहीं रहती है, और शादी के तुरंत बाद ही उसके रिश्ते आपस में बिगड़ने क्यों लगे।
तो इसके पीछे की जो वजह है उसके बारे में ये कहते हैं कि इन दोनों का जो रिश्ता था दिव्या और साजिद का, वो जो साजिद नाडियावाला की माँ थी, उनको ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं जमा था, उन्हें बिल्कुल भी ये रिश्ता पसंद नहीं था। और दूसरी तरफ जो दिव्या भारती थी, उनका भी अपने सास के साथ कुछ खास बनता नहीं था, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण दिव्या और साजिद के बीच में भी खूब झगड़ा होता था। और यही कुछ कारण थे जिस वजह से दिव्या भारती अपने पति के परिवार से अलग तुलसी अपार्टमेंट में एक 3 कमरे के फ्लैट में रहती थी। और यहाँ से मैं अब आपको उस सवाल के तरफ ले चलता हूँ जहाँ से आज की ये कहानी मैंने शुरू की थी। और यहाँ से इसलिए क्योंकि तुलसी अपार्टमेंट ही वो जगह है जो आगे चलकर दिव्या भारती के लिए लास्ट डेस्टिनेशन बनने वाला था। कैसे और कब क्यों, ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। साल था 1993 और दिन 4 अप्रैल का था जब दिव्या भारती एक आउटडोर शूट कर मुंबई के अपने घर पे वापस आई थी। अगले दिन उन्हें फिर से हैदराबाद एक आउटडोर शूट के लिए निकलना था, लेकिन उनके जो पैर में एक चोट आई थी, इस वजह से उन्होंने प्रोड्यूसर को कॉल कर शूट की डेट आगे बढ़ाने के लिए कहा। और यही गलती शायद उनकी ज़िंदगी की आखिरी गलती बन गई। क्या पता उस दिन अगर वो मुंबई से बाहर होती तो आज हम सबके बीच जिंदा होती और भी ज़्यादा पॉपुलर होती। खैर, ऐसा होता नहीं है। हालांकि उस दिन वो काफ़ी खुश थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि घर लेने की खुशी थी, और अपने घर वालों के साथ उसने इस खुशी को बांटा भी था। और फिर उसी दिन उसे अपने ड्रेस डिज़ाइनर नीता लुल्ला का कॉल आता है। और नीता लुल्ला वो थी जो लगभग उनके हर फिल्म में उनके कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेस डिज़ाइन किया करती थी, और उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी। उस दिन भी नीता लुल्ला ने दिव्या भारती को आगे के फिल्म के बारे में बात करने के लिए ही कॉल किया था, जिसके लिए वो उनसे मिलना चाहती थी। फिर उस दिन ही रात के करीब 10 बजे नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ तुलसी अपार्टमेंट में आती है दिव्या भारती के घर पर, उनसे मिलती है। फिर सब साथ में बैठते हैं और स्कॉच और रम का सिलसिला शुरू होता है, बातचीत शुरू होती है। और जो दिव्या भारती होती है यहाँ, वो बातचीत करते करते यहाँ से उठकर अपने किचन की तरफ जाती है, जहाँ उनकी जो मेड होती है अमृता, वो खाना बना रही होती है। फिर वो लिविंग रूम के ही एक बालकोनी वाले खिड़की पर बैठ जाती है, पीठ बाहर की ओर करते हुए, और अमृता के साथ बातचीत करती रहती है। वो अमृता जो होती है, जो दिव्या भारती के घर में बचपन से ही काम कर रही थी जब वो बहुत छोटी थी, इस वजह से उनकी काफ़ी अच्छी बनती भी थी, बातचीत कर रहे थे। उधर जो उनके घर में गेस्ट आए थे, नीता लुल्ला और उसके पति, वो वीसीआर पे कुछ देख रहे थे। इस दौरान ही बातचीत के दौरान कहते हैं दिव्या भारती वहाँ से उठने की कोशिश कर रही थी, वापस शायद वो गेस्ट के तरफ जाने की कोशिश कर रही थी कि तभी हाथ के सहारे वो उतरने की कोशिश करती है और उनका हाथ फिसलता है और वो बालकनी के बाहर की तरफ गिर जाती है। जिसके बाद अमृता जोर से चीखती है और सभी का ध्यान जाता है कि दिव्या भारती 5वें फ्लोर से नीचे गिर गई है। जब वो लोग नीचे पहुंचते हैं तो दिव्या भारती खून से एकदम लथपथ थी, एकदम अपना होश खो रही थी। उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जिसके बाद वहाँ पर साजिद नाडियावाला भी भागते हुए पहुँचता है, और जब दिव्या भारती की हालत देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद भी दिव्या भारती का जो एक तरह से मौत कहिए या एक्सीडेंट, वो उसके ऊपर ही दाग बनकर आता है, क्योंकि शक की सुई जो है सभी की वो साजिद नाडियावाले के तरफ ही जाकर रुकती है। और इसके साथ ही कई सवाल भी उठे कि आखिर उस रात साजिद नाडियावाला कहाँ था। जब दिव्या घर में उस रात शराब पे शराब पिए जा रही थी तो किसी ने उसे रोका क्यों नहीं। और भले ही किसी ने शराब पीने से नहीं रोका हो, लेकिन 5वीं फ्लोर के बालकनी पे, खुले बालकनी पे जब वो बैठ रही थी तो किसी ने क्यों नहीं रोका, वो भी तब जब वो नशे की हालत में थी। और कहते तो ये भी है कि उस 5वीं फ्लोर के बालकनी के ठीक नीचे उस समय रोज़ एक गाड़ी लगा हुआ करती थी, लेकिन उस रात जब दिव्या भारती वहाँ से गिरती है तो वहाँ नीचे कोई गाड़ी भी नहीं लगी होती है, और दिव्या सीधे वहाँ से गिरकर कंक्रीट के सड़क से टकराती है और सिर्फ 19 साल की उम्र में सबको अलविदा कह देती है।
उस रात उस कमरे में, उस बालकनी के पास क्या हुआ, ये सब कुछ राज ही रह गया जो दिव्या भारती के साथ ही चला गया। उसके साथ जो कुक थी, जिसे इन सभी चीज़ों के बारे में पता होता, उससे भी बातचीत करने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन दिव्या भारती के मौत से वो ऐसे सदमे में गई कि दोबारा कुछ बोल ही नहीं पाई। और तो और कुछ समय बाद ही उसकी भी मौत हो गई। आगे पुलिस ने कई सालों तक इस पूरे मामले पे जांच की, हर एंगल से इसका जांच किया, वो फिर चाहे मर्डर के एंगल से हो या फिर एक्सीडेंट या कोई हादसा या किसी की साजिश, या फिर इस एंगल से कि कहीं दिव्या भारती ने खुद को कहीं तो कुछ नहीं किया। लेकिन अंत में जाकर बात यही निकल कर सामने आई कि ये महज एक हादसा था। नशे की हालत में दिव्या भारती उस बालकनी से नीचे गिर गई और उनकी जान चली गई। लेकिन इसके पीछे कई सवाल जो उठते रहे, उसका आज तक कोई जवाब नहीं निकला। जिस पर शक था वो हर इंटरव्यू में यही कहता रहा कि दिव्या भारती आज भी उसके लिए वही थी जो उस वक्त थी। आज भी वो दिव्या भारती की फ़ोटो, उसकी तस्वीर अपने पर्स में रखता है। उसके जो बच्चे हैं वो दिव्या भारती को अपनी बड़ी माँ कहते हैं। लेकिन सच तो यही है कि दिव्या भारती आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी सभी के दिलों में वो आज भी ज़िंदा है। लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, उनके फिल्म को लेकर, उनके गानों को लेकर। बाकी आपको इस पूरी कहानी को सुनने के बाद क्या लगता है? दिव्या भारती की आज की कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि दिव्या भारती की इस पूरे मौत की गुत्थी के पीछे आपका अपना क्या ख्याल है। बाकी हम नए सफ़र में नई कहानी के साथ मिलेंगे। मैं यहीं रहूँगा आपको कहानी सुनाने के लिए, क्राइम की कहानी, और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।